हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन कवर कर दिया है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं एक बार रिकॉल कर पा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू की डेफिनेशन देखी। उसके बाद में हमने कहा कि हमें इस चैप्टर में 4 तरह के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन से 4 तरह के टिश्यूज़ हैं? फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। फिर उसके बाद में हमने एक एक करके अपने टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर लिया कम्प्लीटली। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एपिथेलियल टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। उसके बाद में हमने उसके टाइप्स देखे, मतलब एपिथेलियल टिश्यू हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हमने कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट किया था। कनेक्टिव टिश्यू अभी हमारा मतलब चल रहा है। और कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि मैंने बताया था, सबसे बड़ा जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो उसके बारे में पढ़ने में टाइम तो लगेगा ही, इसलिए बस कनेक्टिव टिश्यू में इतना टाइम लग रहा है। मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू में इतना टाइम नहीं लगेगा। सो डोंट वरी, अभी देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। हमने मतलब बहुत सारी बातें पढ़ी थी। अब मैं बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि अब वीडियो में बहुत टाइम ऐसा ही चला जाता है। तो अगर किसी को वो सब पहले वाली चीज़ें पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं जल्दी से रिपीट करवाती हूँ, रिवाइज़ करवाती हूँ मैंने क्या क्या बता दिया, अभी तक क्या क्या पढ़ा है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा कि मोस्ट अबंडेंट होता है, और अगर इनके मीनिंग जानने हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आप पहले वाली वीडियोस प्लीज़ चेक कीजिए। तो हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। ये सब चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो आप पहले वाली वीडियो देखिए। हमने कहा कि मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में हमने कहा कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। और फिर हमने कहा कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि हमें अभी बहुत सारे तरह के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है, हमने बात की। तो लेकिन हमने कहा कि जितने भी तरह के हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं हर तरह के कनेक्टिव टिश्यू में हमें 3 चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें थी? पहला था मैट्रिक्स, दूसरा था सेल्स, और थर्ड था हमारा फाइबर्स। अब उसके अंदर भी मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी ये देखा हमने। फिर हमने कहा कि कौन कौन से तरह के सेल्स पढ़ने थे। मैं रिवाइज अब एक एक करके नहीं पढ़ाऊँगी, ये मैंने कल भी रिपीट कर दी थी, ये चीज़ें अब नहीं करूँगी। उसके बाद में फिर हमने कहा कि फाइबर्स भी 3 तरह के प्रेजेंट है। कौन कौन से? वाइट फाइबर, येलो फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। फिर उसके बाद में अब हमने प्रॉपर अपने कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन के बारे में देखा कि हमने कनेक्टिव टिश्यू को किस बेस पे क्लासीफाई किया है और कितने तरह के हमें कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं। मैं इस चीज़ को 2 बार बता चुकी हूँ, फ्लो चार्ट भी दिखाया है 2 बार, आप पहले वाली वीडियो देखिए। उसके बाद में कल हमने हमारा लूज़ कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। अब लूज़ कनेक्टिव टिश्यू क्या है ये चीज़ें अभी एकदम से समझ नहीं आएंगी, पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू को 2 उसमें डिवाइड किया था, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? एक थी हमारी प्रॉपर, दूसरी थी हमारी स्पेशलाइज्ड। प्रॉपर में हमें 2 चीज़ें पढ़नी थी, एक था हमारा लूज़ और दूसरा था डेंस। लूज़ और डेंस दोनों हमने कवर कर लिए हैं। तो यानी कि अब हमने प्रॉपर वाला कंप्लीट कर लिया अपना प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमें पढ़ना था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में भी हमें 2 चीज़ें पढ़नी थी, एक था हमारा स्केलेटल, दूसरा है हमारा फ्लूइड। स्केलेटल में भी हमें फर्दर 2 चीज़ें पढ़नी है, कार्टिलेज और बोन, जिसमें से कार्टिलेज हम कवर कर चुके हैं, कल की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया कार्टिलेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभी बोन। उसके बाद में देखते हैं, शायद फ्लूइड भी आज ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोन के बारे में तो सबको ही पता है थोड़ा थोड़ा, तो मतलब कि बोन क्या होता है, हड्डी को कहते हैं बोन। अब अगर हम अपना थोड़ा दिमाग चलाएं तो इतना तो हर इंसान को पता है कि बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कहते हैं ना कि बोन भाई, ऐसे बोलते हैं कि इसकी हड्डी बहुत मजबूत है, ऐसे करके सुना होगा। तो हम कहते हैं कि बोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो देखी होगी वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे जो मैं बात बताने वाली हूँ। तो हमने कार्टिलेज में पढ़ा था कि जो हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, हमने कहा कि कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता था वो कैसा होता था? वो प्लाएबल होता था, जिसको हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते थे। प्लाएबल,
ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बोन की, तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो नॉन प्लाएबल होता है। अब मैट्रिक्स क्या है ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप पहले वाली वीडियोज़ को देखिए। अब हम एक बार पढ़ना चालू करते हैं बोन के बारे में। हम कहते हैं कि जो बोन है उसका स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं बोन जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिजिड होती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब तो हम सबको पता है, रिजिड का अगर मैं मतलब बताऊँ, रिजिड का मतलब होता है ठोस। अब भाई कोई भी चीज़ ठोस मतलब जिसको हम जिसका स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक क्ले है, क्ले क्या रिजिड होती है? क्ले को किसी भी शेप में कर दो, लेकिन हमारे सामने चेयर रखी हो अगर, तो क्या हम उसको कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारी चेयर होती है वो रिजिड होती है, ठीक है। रिजिडिटी के बारे में समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब उसके बाद में हम कहते हैं कि बोन भाई बनी किस चीज़ से है? तो बोन 60 से 70% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बनी होती है, या कह सकते हैं कि 60 से 70% बोन के अंदर हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। अब वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने को मिलते हैं? हमें देखने को मिलते हैं कोलेजन फाइबर्स। अब कोलेजन फाइबर्स, जिन्होंने पहले वाली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि कोलेजन फाइबर हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर येलो फाइबर होते हैं, या फिर कह सकते हैं इलास्टिन फाइबर, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बोन में, और हमने कहा बोन स्ट्रॉन्ग होती है, और बोन में कोलेजन फाइबर होते हैं इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें होती हैं, और भी बेसिस होते हैं कि क्यों है बोन स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये भी एक फैक्टर होता है कि बोन इस वजह से भी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उसके अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं, और कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में कोलेजन फाइबर के साथ में कैल्शियम फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है लेकिन वो थोड़ा कम होता है, बट कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होता है। और अगर किसी को रीज़न बताया तो बताइएगा, नहीं तो फिर मैं आगे बताऊँगी अगली वीडियो में कि कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं कि भाई 60 से 70% इनऑर्गेनिक हो गया, तो बाकी बचा हुआ क्या है? तो वो जो बाकी बचा हुआ 30 से 40% है वो होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमें देखने को मिलता है बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो मिलता है हमें बोन में। बोन मैरो में क्या होता है? आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है किसमें? बोन मैरो में, ठीक है। उसके बाद में इस चीज़ के बारे में ना हम आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं, तो अभी इतना इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम कहते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि हर तरह के कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही इसमें भी कुछ सेल्स प्रेजेंट है। उन सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में तो मैंने अभी बताया ही कि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है, नॉन प्लाएबल होता है। उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिलती है जिसे हम कहते हैं लैमेलर। अब कॉन्सेंट्रिक रिंग क्या होता है? देखिए, कॉन्सेंट्रिक रिंग वो होता है जिसका सेंटर सेम होता है। बहुत सारे सर्कल बने होते हैं, उसका सेंटर सेम, जैसे हम पहले कंपास वगैरह से बनाते थे, यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ऐसे, अगर हम यहीं पे ही वो कंपास यहाँ पे रखते हैं ना, और फिर ऐसे बनाते हैं, तो अगर सेंटर सेम लेके अगर हम ऐसे बनाएंगे तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं लैमेलर। अब इसका जो मैट्रिक्स होता है, के मैट्रिक्स को हम कहते हैं ओसिन। वहीं पे कार्टिलेज के मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे? कॉन्ड्रिन, ठीक है। इसमें बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको कभी बोन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी। बोन में ना ऐसे ग्रोथ होती है, यहाँ पे भी कुछ, जैसे अगर ये हमारी बोन है, ठीक है, ये बोन है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो ग्रोथ करवाती हैं, और यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्रोथ करवाती हैं। फिर ये बोन ऐसे ग्रो करती है, ऐसे नहीं कि एक डायरेक्शन में ग्रो कर रही है या इधर ग्रो कर रही है, दोनों डायरेक्शन में ऐसे करके ग्रो करती है, ठीक है। और अब देख लेते हैं भाई बोन का जो कह सकते हैं डायग्राम। तो ये बोन का सेक्शन है, ऐसा नहीं है कि बोन ऐसे है। जब हम बोन को काटते हैं बीच में से तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम कहते हैं पेरीओस्टियम। तो हम ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बोन के लिए एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ओस्टियम, ओजिन, थोड़ा उससे रिलेटेड है। ओस्टियोब्लास्ट होते हैं सेल्स भी, सॉरी
तो हम कह रहे हैं कि हम बोन के लिए एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं ओस्टियम। जैसे वहाँ पे हम कार्टिलेज में कॉन्ट्रिन वगैरह यूज़ कर रहे थे, वैसे यहाँ पे ओस्टियम है। ठीक है, तो हम कहते हैं सबसे बाहर जो लेयर मिलती है उसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम। अब भाई बाहर लेयर है, उसके अंदर हमें कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। उसके बाद में हमें एक सिस्टम देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। ठीक है, हैवर्शियन कैनाल। और जब ये हैवर्शियन कैनाल जो होती हैं ये साथ में मिल जाती है तो हम इसको कहते हैं हैवर्शियन सिस्टम। ठीक है, ये वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, समझ आ रही है चीज़। और इस एक को हम बोलते हैं हमारा, देखिए जो बीच में ये सेंटर है इसको हम कहते हैं हैवर्शियन कैनाल, और ये जो पूरा एक सर्कल है इसको हम कहते हैं हैवर्शियन लैमेले। ठीक है, और जो हैवर्शियन सिस्टम है वो हमें लॉन्ग मैमेलियन बोन्स में देखने को मिलता है, यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनकी लॉन्ग बोन्स में देखने को मिलता है। उसका जो बोन मैरो ये जो अंदर है उसको हम कह रहे हैं बोन मैरो, और जो ये बाहर लेयर है इसको हम कह रहे हैं एंडोस्टियम। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई हो चीज़ें। अभी इतनी टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में ना पता है हम लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। बोन का पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर वहाँ पे पढ़ना है, तो अभी इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने इतने अच्छे से इतने डीप में जाकर भी नहीं समझाया। तो अब हम कुछ ना कंडीशंस देखते हैं, जैसे कि अगर हमने बोन को एसिड में डाल दिया, एसिड भी कौन सा, HCl। अगर हम बोन को HCl में डालते हैं तो क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या था, कैल्शियम फॉस्फेट था और कोलेजन फाइबर था। तो वो क्या कर रहे थे, वो हमारी बॉडी को एक हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे थे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। अब HCl जब हम डालते हैं ना या एसिड डालते हैं तो जो वो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है वो ना डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है। अब अगर इनऑर्गेनिक वाला पार्ट घुल गया, यानी कि इनऑर्गेनिक वाला पार्ट ख़त्म हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट। और जब ऑर्गेनिक पार्ट बचेगा तो वो क्या करेगा, देखिए एक बात बताती हूँ, जो हमारी बोन है उसके अंदर इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो है वो हार्ड, वो वाला पार्ट है इनऑर्गेनिक वाला, उसकी वजह से हमें बोन बड़ी ऐसे ठोस दिखती है। वहीं पे ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। तो अब हम कह रहे हैं बोन के अंदर जब हमने एसिड डाला, बोन को HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या होगा कि जो इनऑर्गेनिक है, यानी कि जो हार्डनेस प्रोवाइड करने वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट क्या कर रहा है, सॉफ्ट है वो काफ़ी, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो बोन कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। वहीं पे अगर हम बेस डाल देते हैं, KOH एक बेस होता है, अगर हम बोन के अंदर बेस डाल देते हैं तो कुछ नहीं होगा। वहीं पे अगर हम बोन को हीट कर देते हैं, अब भाई ऑर्गेनिक पार्ट होती हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं रह सकती। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम बोन को हीट करेंगे, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब बोन कैसी हो जाएगी, ड्राई, यानी कि हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी बोन के बारे में बात। बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है, उसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं। बोन के सेल्स को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। बोन का मैट्रिक्स जो होता है वो नॉन प्लाएबल होता है, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। मैट्रिक्स को हम, जो हमारा बोन का मैट्रिक्स है उसको हम ओसिन कहते हैं। फिर हमने कुछ कंडीशंस देखी, जैसे बोन को जब HCl के साथ में रिएक्ट करवाया तो वो सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि उसका इनऑर्गेनिक पार्ट डिज़ोल्व हो जाता है। बेस के साथ रिएक्ट कराया, कुछ नहीं होता। फिर जब हमने हीट किया हमने बोन को, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्ट डिज़ोल्व हो जाएगा और बोन जो होगी वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, जो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमें दो चीज़ें पढ़नी थी, कौन कौन सी, एक था हमारा स्केलेटल, दूसरा था हमारा फ्लूइड। और स्केलेटल वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। स्केलेटल वाले पार्ट में हमने दो चीज़ें पढ़ी, कार्टिलेज और ये बोन। तो अब क्या बचता है, अब बचता है हमारा सिर्फ फ्लूइड वाला पार्ट। और फ्लूइड वाले पार्ट में ना इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना इतना, नेक्स्ट चैप्टर में हमें, मतलब जो आने वाले चैप्टर है उसमें हमें फ्लूइड वाला चैप्टर है वो, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं फ्लूइड के बारे में। अभी तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जस्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसमें हम अच्छे से फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए फ्लूइड में क्या होगा। वैसे तो हमें फ्लूइड में दो चीज़ें पढ़नी है, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। लेकिन इस चैप्टर में ना हम पढ़ते ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, हमें आने वाले चैप्टर में ही पढ़ना होता है फ्लूइड के बारे में। बट मैंने यहाँ पे ब्लड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको।
देखिए ब्लड में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक होता है हमारा प्लाज्मा, दूसरा होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में सबने ही सुना है, और जब अभी कोविड आया था तो एक देख प्लाज्मा थेरेपी ऐसे करके कुछ हो रहा था ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो ये वही प्लाज्मा है। अब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा मिलता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलते हैं। हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा है वो 55% मिलता है, वहीं पर जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो 45% मिलते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है। अब वही प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, ये तो हमने देखा कि ब्लड के अंदर क्या होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या है, 90 से 92% पानी है, वाटर है, 6 से 8% प्रोटीन्स हैं। अब वो कौन कौन से प्रोटीन हैं देख लेते हैं। वो उन प्रोटीन्स का नाम होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। इनके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ अभी, क्योंकि हम बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं इनके बारे में। अभी बताने का फ़ायदा नहीं है, समझ भी नहीं आएगी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा बताएंगे समझ नहीं आएगी, ज़्यादा बता नहीं सकते इस चैप्टर में। अब हमने कहा ये तो थी प्लाज्मा की बात। दूसरी चीज़ भी तो प्रेजेंट होती है ब्लड में, वो होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी 3 तरह के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी हमें पता ही है, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आरबीसी का मतलब अमाउंट कितना होता है, आरबीसी कितने प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी प्रेजेंट होते हैं 4.5 से 5.5 मिलियन। इतने सारे रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं। हम ना आरबीसी के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में अच्छे से। अब उसके बाद में हम अगली चीज़ कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी का मतलब पता है, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, ये ना डिफेंस में हेल्प करते हैं, जैसे बाहर से कोई पैथोजन वगैरह आ गया उससे लड़ने में। हम एक एक करके पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड में। इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, वाइट ब्लड सेल की। इनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये कितने मिलते हैं, ये मिलते हैं 6 से 8,000। के का मतलब नहीं समझ आए तो के का मतलब है 1000, ठीक है। तो ये 6 से 8,000 मिलते हैं। वहीं पे प्लेटलेट्स, अभी प्लेटलेट्स के बारे में तो सबने ही सुना है। जैसे डेंगू जब होता है, आप कह रहे हो कि डेंगू नहीं होता, डेंगू होता है भाई, इंग्लिश में डेंगू होता है और हिंदी में डेंगू बोलते हैं। तो जब डेंगू या फिर डेंगू होता है तो हमने एक चीज़ सुनी है, डॉक्टर कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो गई, ठीक है। वहाँ पे प्लेटलेट, ये वही प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स कितनी प्रेजेंट होती है भाई, वहाँ पे कहते हैं नहीं लाखों में होती हैं प्लेटलेट्स, तो ये वही है। ये मिलती है हमें 1.5 से लेके 3.5 लैक्स, ठीक है। तो ये थी हमारे ब्लड के बारे में कुछ बात। ब्लड सबसे पहले हम बोलते हैं, ब्लड जो है ब्लड के अंदर दो चीज़ें मिलती हैं, प्लाज्मा और साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फिर वो उनके बारे में हमने देखा, प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर इतना पानी होता है, इतना 90 से 90 to 92% वाटर होता है, उसके बाद में बाकी 6 से 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स कौन कौन से हैं हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम कहते हैं दूसरी चीज़ होती है फॉर्म्ड एलिमेंट। इसके अंदर 3 चीज़ें मिलती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो देखिए आज हमारा कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो यानी कि ये चैप्टर अब ख़त्म ही होने वाला है। और हाँ, अगर मैं बात करती हूँ उनकी लाइक कॉकरोच वगैरह की, तो वो अब एनसीईआरटी में से वैसे भी डिलीट ही हो गया, बट अगर किसी को पढ़ना है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूँगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the like button and please share the video with your friends and also subscribe my YouTube channel. And if you need my handwritten notes, then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes which are free of cost. So yeah, thank you again.